हेलो दोस्तों, आप सभी का भारत स्टडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी स्टूडेंट को ये तो पता हो ही गया होगा कि 25 तारीख से पार्ट 2 का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। 25 नवंबर से एग्ज़ाम है, तो आप तैयारी में लग जाइए। इसमें भारत स्टडी यूट्यूब चैनल आपकी मदद कर रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है, तो आप जुड़े रहिए और आप हमारे द्वारा प्रोवाइड किए हुए वीडियो से भी तैयारी कर सकते हैं। तो आज अपना क्लास 11th है, 11वां क्लास है अपना। यूजी पार्ट 2 की हम तैयारी कर रहे हैं, हम आपको क्लास करा रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 4 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अब तक हमारे पीछे से सारे क्लास नहीं देखे हैं तो उसे निश्चित रूप से देखें। इस क्लास में हम आपके लिए और भी सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। हम आपको एक एक चीज़ स्लाइड में लिखा हुआ प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से इस क्लास को पूरा देखिएगा। जो भी 25-30 मिनट का क्लास होगा मज़ेदार होगा, अच्छा होगा, मस्त लगेगा आपको पढ़ने में भी, पढ़ने का नज़रिया बदलेगा। तो आइए अपनी क्लास की हम शुरुआत करते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें, लाइक भी किया कीजिए और सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से कर दिया कीजिए। आप हमारे सोशल अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज @भारत स्टडीज, टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, आप यहाँ पर भी जाके जुड़ जाइए। आप टेलीग्राम पे LNMU यूनिवर्सिटी दरभंगा भी अगर आप टाइप कीजिएगा तो आपको एक ग्रुप मिलेगा, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। तो आइए हम आज की अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपना क्लास मज़ेदार रहने वाला है और इसी तरह से आप अपनी क्लास की पढ़ाई भी करने वाले हैं। आज हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्विट्ज़रलैंड की संघीय सभा तथा चीन की जनवादी कांग्रेस के गठन, कार्य एवं शक्तियों की तुलना कीजिए। इससे पहले हम आपको स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में 4 क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं। ये स्विट्ज़रलैंड के संविधान का 5वां क्वेश्चन है। टॉप 5 जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें से लास्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन ये है। इसके बाद हम चीन की संविधान की ओर बढ़ेंगे और चीन में भी टॉप 5 क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा। और आप ये मान के चलिए कि इसमें से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में निश्चित ही आएगा। चीन में भी से एक और स्विट्ज़रलैंड में से एक आता ही आता है। तो आप 5 पढ़िए और अपना 20 नंबर ले लीजिए। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि जो हमारा स्विट्ज़रलैंड का संघीय सभा है और चीन की जनवादी कांग्रेस है, इसका गठन, कार्य, इस सब और उनकी पावर, शक्तियों के बारे में तुलना करना है। तो हम किस तरह से तुलना करेंगे? तुलना करना है तो हम नंबर फर्स्ट बोल सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में संघीय सभा एक द्विसंसनात्मक व्यवस्थापिका है, जिसमें 2 सदन हैं, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। जिस तरह से हमारे देश में भी 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह स्विट्ज़रलैंड में भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, अर्थात 2 सदन हैं, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। और राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद में हम विभेदन करते हैं। राष्ट्रीय परिषद कहा जाता है यह निम्न सदन है,
जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। जिस तरह से हमारे यहाँ लोकसभा निम्न सदन होता है और लोकसभा में सीधे जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय परिषद में को हम निम्न सभा कहते हैं और यहाँ भी जनता ही सीधे तौर पे प्रतिनिधि होती है। अगर हम राज्य परिषद की बात करें तो कैंटनों का प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य उच्च सदन है। इसकी सदस्य संख्या 44 है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कैंटनों का जो सदस्य होता है वो 44 होता है। प्रत्येक कैंटन से 2 या अर्ध कैंटन से 1 सदस्य चुना जाता है। वहाँ 19 कैंटन और 6 अर्ध कैंटन है। तो आप देख सकते हैं 19 दूना 38 और 6 एक एक हुआ तो 6 अर्ध करता है, तो कुल मिला के 44। यही गणित वहाँ पे चलता है जिस 44 मेंबर होते हैं राज्य परिषद में। अपने अगर हम संविधान की बात करें तो अपने से राज्यसभा का जो तुलना हम वहाँ के राज्य परिषद से कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। चीन की जनवादी कांग्रेस एक सदीय व्यवस्थापिका है। इसकी सदस्य संख्या निश्चित नहीं की गई है। यह संख्या कानून द्वारा निश्चित की जाती है, अर्थात इसके सदस्य संख्या में बार बार फेरबदल भी किया जा सकता है। जो अपने पावर में रहते हैं वो अपने अनुसार सदस्यों की संख्या को घुमा घटा बढ़ा सकते हैं। ये चीन में पावर दिया गया है। पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़े तो दोनों में आकार की दृष्टि से भिन्नता पाई जाती है। संघीय सभा एक छोटी व्यवस्थापिका का उदाहरण है, जबकि जनवादी कांग्रेस विश्व की सबसे बड़ी व्यवस्थापिका के रूप में जानी जाती है। जो संघीय सभा यह एक छोटी व्यवस्थापिका है, पर जनवादी जो कांग्रेस है ये विश्व की सबसे बड़ी व्यवस्थापिका के रूप में मानी जाती है, क्योंकि वहाँ एक ही सदन है तो उसके पास पावर भी बहुत है। पूरा पावर उसी के हाथों में होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, संघीय सभा के सदस्य पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ होते हैं। जो भी संघीय सभा में सदस्य जाते हैं वे राजनीतिज्ञ होते हैं, जबकि जनवादी कांग्रेस में होता है कि सदस्य पूर्णकालीन राजनीतिज्ञ नहीं होते हैं। वे अपने निर्वाचन के बाद भी अपना कार्य नहीं छोड़ते हैं और अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के उत्पादन कार्यों में लगे रहते हैं। तात्पर्य जैसे अपने देश से ही अगर हम तुलना करें, अपना देश और स्विट्जरलैंड का संविधान में बहुत सारा सिमिलरिटी है, बहुत सारी समानताएं हैं। अपने देश में भी यही है कि अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो आपका अपना निजी जॉब छोड़ना पड़ेगा तभी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। अपना व्यवसाय को छोड़ना पड़ेगा तब आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। यही बात संघीय सभा में भी होती है, स्विट्जरलैंड के संघीय सभा में भी होती है। उन्हें भी अपना व्यवसायिक दैनिक दिनचर्या को छोड़ना पड़ता है, तब जाके वो इलेक्शन लड़के मेंबर बन सकते हैं। जबकि जनवादी कांग्रेस जो कि चीन की है, वहाँ ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ आप अपना व्यवसाय करते रहिए, जो जॉब करते हैं वो करते रहिए। सरकारी जॉब है तो भी कोई दिक्कत नहीं है और आप तब भी चुनाव लड़ सकते हैं और बन सकते हैं। अगर पॉइंट नंबर हम 4 की बात करें तो संघीय सभा के सदस्य देश के सभी वर्गों के सदस्यों के प्रतिनिधित्व होते हैं, जबकि जनवादी कांग्रेस लगभग 75% जो प्रतिनिधि श्रमिक, किसान एवं सैनिक होते हैं। श्रमिक और किसान तो नाम मात्र के होते हैं। अगर फैक्ट की हम बात करें तो हाँ, इस 75 में से 50+ तो आपको सिर्फ सैनिक मिलेंगे चीन में। पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो जनवादी कांग्रेस के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जबकि संघीय सभा के निम्न सदन अर्थात राष्ट्रीय परिषद का कार्यकाल 4 वर्षों से होता है। अपने से 1 वर्ष कम स्विट्जरलैंड का होता है और अपने बराबर चीन का होता है कार्यकाल। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। जनवादी कांग्रेस अपने प्रारंभिक अधिवेशन में अपनी कार्यवाही के संचालन हेतु प्रेसिडियम का चुनाव करती है, जबकि संघीय सभा के दोनों सदन उक्त कार्य के
निर्वहन के लिए अपने अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। स्विट्जरलैंड में अपने देश की ही तरह उपाध्यक्ष और अध्यक्ष होते हैं, पर चीन में वहाँ की जनवादी कांग्रेस अपनी कार्यवाही के संचालन हेतु प्रेसिडेंट का चुनाव करती है। अगर हम शक्ति और कार्य की बात करें तो शक्ति और कार्य में भी बहुत सारी भिन्नताएं हैं। विधायी शक्ति की अगर हम बात करें, विधायी शक्ति में सन 1982 के संविधान द्वारा राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को व्यापक शक्तियाँ एवं कार्य सौंपे गए थे। संविधान संशोधन किया गया 1982 में और बहुत सारे पावर राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को दे दिया गया। इसकी विधि शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि संघीय सभा की विधि शक्ति पर प्रतिबंध हीन नहीं कहा जा सकता, अर्थात उस पर कुछ प्रतिबंध है। ऐसा नहीं है कि वो बना ही नहीं सकते, बना सकते हैं, पर कुछ कठोर है, क्योंकि वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक जो आप कहेंगे वो है। जिसके अंतर्गत जनता जनमत संग्रह के माध्यम से संघीय सभा को पारित विधेयकों को अस्वीकार कर सकती है। ये बात इससे पहले की क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि जैसे कि वहाँ में स्विट्जरलैंड में होता क्या है कि मान लीजिए कि दोनों सदनों से कोई बिल पास हुआ, उसके बाद वो बिल जनता के समक्ष आता है। अगर जनता को वो बिल पसंद नहीं है तो जनता उसे खारिज कर सकती है। ये है स्विट्जरलैंड का प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक शक्तियाँ, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। अगर हमारे यहाँ दोनों ही सदनों से बिल पास हो गया तो बिल को पास माना जाता है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हुए भी कानून का रूप ले लेते हैं बिल। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कम करना पड़ेगा ना, मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो रहा है ना। इसे हम थोड़ा छोटा ही रखेंगे तो अति उत्तम होगा। इतना पेपर। सेकेंड है हमारा कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। इन शक्तियों के तहत उसे प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। फर्स्ट है नियुक्ति संबंधित कार्य। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च जन न्यायालय के अध्यक्ष एवं मुख्य प्रोक्यूरेटर तथा सैनिक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का निर्वाचन करती है। ये जनवादी कांग्रेस करती है। वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है, उपराष्ट्रपति का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिसे हम कह सकते हैं उसका भी निर्वाचन करती है। वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर राज्य परिषद के प्रधान अथवा प्रधानमंत्री के चयन के संबंध में प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राज्य परिषद के अन्य सदस्यों के चयन के बारे में निर्णय लेती है। ये होता है जनवादी कांग्रेस। संघीय सभा को भी नियुक्तियों के बारे में व्यापक अधिकार है। संविधान के अनुसार उसे संघ के चांसलर परिषद, संघीय न्यायालयों के सदस्यों, संकट काल में मुख्य सेनापति, संघीय परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संघीय न्यायालय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संघीय बीमा न्यायाधिकरण के सदस्यों का अधिकार, ये सभी अधिकार संघीय सभा को भी प्राप्त हैं। अगर हम वित्तीय अधिकार की बात करें तो वित्तीय अधिकार में चीनी जनवादी कांग्रेस को राज्य के बजट की जांच करने एवं उसे स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार है। स्विट्जरलैंड का संघीय सभा को भी संघीय परिषद द्वारा निर्मित बजट को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार है। दोनों को ही ये अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों लमसम कह सकते हैं कि हम सिमिलर हैं,
वित्तीय अधिकार के बारे में। और संशोधन संबंधित अगर हम अधिकार की बात करें तो चीन की जनवादी कांग्रेस को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, परंतु संविधान में संशोधन करने का अधिकार स्विस संविधान सभा को अनियंत्रित रूप से नहीं है। बस भारत की तरह है, थोड़ा कठोर है कर सकते पर कठोर है, बहुमत ज़्यादा चाहिए करने के लिए, क्योंकि वह प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्था के तहत संशोधन पर निर्मित एवं अनिर्मित प्रारंभ की व्यवस्था की अतिरिक्त जनमत संग्रह की व्यवस्था के प्रतिबंध है। पास दोनों बिल में दोनों सदनों में पास होने के बाद उसे जनता के समक्ष जाना पड़ता है और जनता उसे अपने अनुसार स्वीकृत भी कर सकती है और अस्वीकृत भी कर सकती है। यह संशोधन का संबंधित कार्य। अगर हम शासन पर नियंत्रण के बारे में बात करें, कितना उनका पावर है, चीन की जनवादी कांग्रेस संविधान के क्रियान्वयन पर निगाह रखती है। चीन की जो जनवादी कांग्रेस है वो संविधान के क्रियान्वयन पर निगाह रखती है। यह समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को प्रोत्साहित करती है, नए स्वायत्त प्रदेश, प्रांत और नगरपालिकाओं की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान करती है, आर्थिक और सामाजिक विकास योजनाओं की जांच करती है। ये सारा काम चीन के द्वारा होता है। अगर हम स्विस संविधान की बात करें, को भी प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। संघीय सभा को सरकार के अन्य अंगों के साथ कार्य का प्रतिवेदन प्राप्त करने का, उन प्रतिवेदनों की जांच करने का, संबंधित अंग को उसकी त्रुटियों को ध्यान में दिलाकर भूल सुधारने का अवसर देने का, बहुत सारा ऐसा कार्य उन्हें भी करना होता है। अगर हम वैदेशिक संबंध से संबंधित कार्य की बात करें, दोनों ही निकाय युद्ध एवं शक्ति के प्रश्नों से संबंधित प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार रखते हैं, जहां जनवादी कांग्रेस को भी सभी शक्तियां प्राप्त हैं। दोनों के पास ये शक्तियां लगभग सिमिलर ही प्राप्त हैं, जिन्हें करना उनके लिए आवश्यक समझा जाता है। वहीं संघीय सभा के अधिकार क्षेत्र में वे सभी कार्य आ जाते हैं जो स्विट्जरलैंड की तटस्थता एवं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। संधि वार्ता समान रूप से संघीय परिषद अर्थात जो का वहाँ की कार्यपालिका है उसके द्वारा संपन्न की जाती है, परंतु जब वो अंतिम स्वरूप में आ जाती है तो संघीय सभा उसे अपने स्वीकृति प्रदान कर देती है। न्यायिक कार्य की अगर हम बात करें, न्यायिक कार्य, तो न्यायिक कार्य में भी इन शक्तियों के अंतर्गत जनवादी कांग्रेस को सामान्य सर्व क्षमा प्रदान करने का अधिकार है, जबकि संघीय सभा को वर्तमान में विधिक सत्ताओं के मध्य कार्य क्षेत्र संबंधित विवाद, प्रशासनिक मामले, वे मामले जिसमें संघीय प्रशासन के तीनों अंगों के सदस्यों के विरुद्ध कैंटोनों की ओर से चलाए जाते हों, एवं अन्य जो भी अपने द्वारा युक्त अधिकारों के विरुद्ध की गई कार्रवाई से संबंधित मामलों में न्यायिक कार्य का अधिकार है। यहाँ पर कुछ सीमित अधिकार थे चीन के पास, वहाँ के जनवादी कांग्रेस के पास इस बारे में पूरे के पूरे पावर है, पर संघीय सभा के पास कुछ लिमिट पावर दिया गया है। इसके अतिरिक्त उसे संघ के न्याय विभाग के अधिकारियों द्वारा दंडित व्यक्तियों व मृत्यु प्राप्त अधिकारियों को क्षमादान देने का भी अधिकार है। ये संघीय सभा का अधिकार है, पर चीन इतना उसे अधिकार नहीं दिया गया है कि वो पूरे के पूरे फैसले को ही पलट दे। इस प्रकार न्यायिक क्षेत्र में संघीय सभा की शक्तियां जनवादी कांग्रेस की शक्तियां से अधिक है। पर हाँ, ये बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि चीन को पावर तो दे दिया गया है, पर उस पावर का यूज जो है वो स्विट्जरलैंड में अधिक देखने को मिलता है। स्विट्जरलैंड में मेन पावर जो है वो स्विट्जरलैंड को के संविधाताओं ने वहाँ के संघीय सभा को दी है। अगर हम अन्य कार्य की बात करें, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ये, फिर बड़ा होगा क्या।
ये कट पीस करने में दिक्कत हो गया है मेरे हिसाब से, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट करेंगे। अन्य कार्य में जनवादी कांग्रेस जहां चीन में केंद्र से लेकर सुदूर क्षेत्रों तक विधि व्यवस्थापना आदि के दायित्व का निर्वहन करती है, वही स्विट्जरलैंड में संघीय सभा केंद्रीय स्तर पर व्यवस्थापना कार्य करते हैं, साथ साथ कैंटनों से संबंधित अधिकार एवं दायित्व का भी निर्वहन करते हैं। वो कैंटनों के संविधान को एक एवं संवैधानिक संशोधनों की उचित जांच करने की एवं स्वीकृति करने का अधिकार रखती है। कैंटनों व विदेशों से होने वाली संधियों समझौतों की जांच करने एवं स्वीकृति करने या अस्वीकृत करने का उसे अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसके कार्य क्षेत्र में आता है, इसके अतिरिक्त आंतरिक शक्ति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने का कार्य भी उसके कार्य क्षेत्र में आता है, क्योंकि उसे सारे कानून को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है। यहाँ एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जनवादी कांग्रेस जो कि चीन की है, चीन का संसद का नाम है, कहा जाता है, वहाँ छोटे से लेके और बड़े स्तर पर अर्थात गांव या आपको कहें कि ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, राज्य और कुछ बड़ा हो गया, छोटे छोटे जो क्षेत्र है वहाँ भी जनवादी कांग्रेस ही हैं। परंतु स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है, वहाँ पे सभी स्तरों पे अलग अलग प्रशासन है। जिस तरह से हमारे देश में राज्य का अलग गवर्नमेंट होता है और स्टेट का अलग होता है, पर पावर ऑफ स्टेट ही होता है, उसी प्रकार के स्विट्जरलैंड में भी पावर ऑफ संघीय सभा है, स्टेट है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर निश्चित रूप से करें। एग्ज़ाम अपना 25 नवंबर से है, तो तैयारी पूरा रखिए। आपके लिए हम ऑब्जेक्टिव की एक सीरीज भी लाएंगे, बिल्कुल भी चिंता ना करें। हिस्ट्री की पहला सीरीज होगा हमारा ऑब्जेक्टिव का, जिसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चन का पूरी तरह से एक एक चीज़ को अच्छी तरह से व्याख्या करते हुए किस तरह से ऑब्जेक्टिव आएगा, क्योंकि डिसीजन एकाएक हुआ है तो किसी को कुछ नहीं पता है कि क्वेश्चन कहाँ से दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है। तो हमारे जो अनुभव है और हम अपने जो टीम के अनुसार सेलेक्टेड हिस्ट्री का जो क्वेश्चन होगा वो हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए। अगले पार्ट में हम चीन के संविधान के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।